हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ठोसों के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ठोस है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ की। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है कि इस पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें हैं जो जिनका अपना एक निश्चित द्रव्यमान है और जो कुछ जगह घेरती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अब पदार्थ को मुख्यतः हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, 1, 2 और 3। तो पहला है ठोस यानी कि सॉलिड। तो पदार्थ की पहली अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। दूसरी होती है द्रव यानी कि लिक्विड, द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट। और तीसरा होता है गैस स्टेट या गैस अवस्था। ठीक है। अब ठोस, द्रव और गैस क्या हैं? पदार्थ के 3 प्रकार हैं, या हम कह सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। इसके आगे भी पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्लाज्मा होता है, बीईसी यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी पदार्थ का एक अवस्था है। अब बात करते हैं ठोस की। तो ठोस में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ठोसों में यहाँ पर क्या है, ये जो कण हैं इनके, तो ये कण क्या है, बहुत पास पास चिपके हुए हैं एक दूसरे से। यहाँ पर अगर ग्रीन और पर्पल, तो ये दोनों जो घटक कण हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ही चिपके हुए हैं। अब अगर हम द्रव की बात करें तो यहाँ पर जो घटक कण होते हैं, यहाँ पर जो घटक कण हैं उनके बीच दूरी थोड़ी क्या है, ज़्यादा होती है। दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा, ये कण अपने अक्ष पर और थोड़ा इधर उधर गति कर सकते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ पर है कि जो घटक कण होते हैं उनके बीच बहुत ही ज़्यादा दूरी होती है। यहाँ पर साफ देख सकते हैं हम कि ये घटक कण हैं। अगर हम इनके बीच की दूरी देखें तो ये द्रव और ठोस से कहीं गुना ज़्यादा होती है। अब आगे देखते हैं कि ठोस, द्रव तथा गैस में क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आधार क्या है, तो कण व्यवस्था कैसी होती है ठोसों में? निविड़ संकुलित, मतलब बहुत पास पास चिपके हुए हैं ठोसों के कण। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर द्रवों में देखें तो उनके बीच थोड़ा अंतर होता है, यानी कि घटक कण थोड़े दूर दूर होंगे, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आयतन की। तो ठोसों में जो ठोसों का आयतन होता है वो निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है ठोसों का आयतन? क्योंकि अगर हम किसी भी ठोस को कहीं पर भी रखते हैं तो उसका आयतन निश्चित ही मिलेगा। ठीक है। अगर हम धूप में रखें या छाँव में रखें तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। या अगर मान लीजिए एक पेन की ही बात करें, अगर उसे थोड़ी देर हम धूप में रखते हैं तो उससे उसका आयतन कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है। द्रव की बात करते हैं तो द्रव का आयतन भी निश्चित ही होता है। अब मान लीजिए अगर किसी बॉटल में 1 लीटर पानी है, अगर हम उसे एक पतीले में डाल देते हैं तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, एक टंकी में डाल देते हैं तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब मान लीजिए कि गैस है, तो या मान लीजिए धूप का कोई धुआं है, अगर हम उसे एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर देंगे तो वो उसी डिब्बे में फैल जाएगा। अगर पूरे कमरे में छोड़ देंगे उस धुएँ को तो वो पूरे कमरे का आयतन घेर लेगा। तो गैस क्या होता है, उसका जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। अब बात करेंगे हम आकार की। तो ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, कि अगर हमारे पास कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसका आकार कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। द्रव की बात करें तो अनिश्चित होता है। क्यों? आकार का क्या मतलब है कि अगर एक गिलास में कुछ ml पानी है तो वो गिलास का आकार, उसका आयतन भले ही निश्चित है कि अगर 50 ml पानी है तो 50 ml पानी तो रहेगा आयतन, लेकिन उसका आकार जो है वो पात्र के हिसाब से बदलता जाएगा। अगर गिलास है तो वो गिलास का आकार ले लेगा, पतीला है तो पतीले के आकार का हो जाएगा, टंकी में है तो टंकी के आकार का हो जाएगा। इसलिए द्रवों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, और गैसों का तो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। मतलब कि गैस को कहीं पर भी अगर हम रखें तो वो उसी बर्तन या उसी पात्र का आकार ले लेता है। अब अंतराअणुक दूरी। तो अंतराअणुक दूरी क्या है कि ये जो ठोस होते हैं इनके जो घटक कण हैं के बीच, 2 कणों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? अंतराअणुक दूरी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी यहाँ पर इनके बीच क्या है, दूरी नगण्य है, कि ये इसको हम नाप ही नहीं सकते। तो इतने पास पास चिपके हुए होते हैं कि उनके बीच की अंतराअणुक दूरी क्या होती है? नगण्य होती है। अब द्रवों में क्या होता है? द्रवों के बीच जो घटक कण होते हैं वो थोड़ा फैले हुए होते हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? ठोसों से ज़्यादा होती है। ठोसों से तो ज़्यादा होती है लेकिन गैस से थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर अंतराअणुक दूरी क्या होती है?
मध्यम होती है, जबकि गैसों में क्या होती है बहुत अधिक, क्योंकि अगर गैस का एक घटक कण यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा और उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होगी। यानी कि ठोस और द्रव से अधिक किस में होती है अंतराणुक दूरी? गैसों में। अब अगले बात करते हैं हम अंतराणुक बल की। तो अंतराणुक बल क्या है कि जब किन्हीं दो घटक कणों के बीच, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दो घटक कण हैं, ये एक और घटक कण देखते हैं, तो इन घटक कणों के बीच दूरी तो नगण्य है, लेकिन इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। ये एक दूसरे को बहुत, यहाँ पर इनके बीच जो बल लग रहा है आकर्षण बल, वो बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए इनके बीच की दूरी क्या है? ज़्यादा होती है और अंतराणुक बल प्रबल होता है। ठीक है, सॉरी, अंतराणुक दूरी नगण्य होती है और अंतराणुक बल प्रबल होता है। वहीं अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है? मध्यम होता है, यानी कि जैसे अंतराणुक दूरी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अंतराणुक बल थोड़ा सा कम हो जाता है, किसके मुकाबले? ठोसों के मुकाबले। अगर अंतराणुक दूरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगी गैस में, फिर होगी द्रव में और फिर सबसे कम होती है ठोस में। लेकिन अंतराणुक बल उल्टा होता है कि सबसे ज़्यादा होता है ठोसों में, फिर होगा किस में? द्रव में और फिर होगा गैस में। ठीक है, यहाँ पर गैस में। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी पदार्थ को ऐसे कंप्रेस करते हैं या दबाते हैं तो वो हल्का फुल्का दब जाता है, तो जो हल्का फुल्का दबता है वो क्या होता है? ठोस कहलाता है। यानी कि जो ठोसों की संपीड्यता होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है, या हम कभी कभी नगण्य भी बोल सकते हैं। द्रवों की क्या होती है? मध्यम होती है, मतलब कि वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं लेकिन कुछ निश्चित सीमा तक। जबकि गैस क्या है? गैसों की संपीड्यता क्या होती है? प्रबल होती है, उसको हम अनंत तक क्या कर सकते हैं? उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास चैप्टर है ठोस अवस्थाओं, ठोस अवस्था, तो इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब हमारा क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहले यही जानेंगे। तो ठोस अवस्थाओं का जो अनुप्रयोग है, ठीक है, तो ठोस अवस्थाओं का अनुप्रयोग क्या है कि क्यों हम ठोस अवस्था की इस थ्योरी को पढ़ते हैं, इससे पढ़ के होगा क्या आखिर, तो इसको जानेंगे। तो जो हमारे पास ठोस उत्प्रेरक होते हैं, ठोस उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, जो हम रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग करते हैं, वो क्या होते हैं? जब तक हमें ठोस उत्प्रेरकों की अच्छी जानकारी नहीं होगी तब तक हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम या ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये जो ठोस अवस्था है, इस ठोस अवस्था की थ्योरी के कारण हम ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में सफल हुए हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि वो प्लास्टिक की तरह तो दिखते हैं पर असल में वो प्लास्टिक नहीं होते हैं, वो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं, मतलब कि अगर वो एक बार ख़राब हो गए तो उनका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, ये भी क्या होते हैं? सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि ठोस उत्प्रेरक। तो ठोसों का एक और काम होता है, वो होता है कि ये जो ठोस होते हैं, जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप कोई लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें एक चिप लगी होती है जिसको हम सामान्यतः सिलिकॉन चिप कहते हैं। वो भी किस थ्योरी पर काम करती है? वो भी इसी ठोस अवस्था की थ्योरी पर काम करती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ठोस अवस्था के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, मतलब कि हम उनको, जब तक हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं ये चैप्टर, तब तक हमको ठोस जो उत्प्रेरक है उनकी अच्छी जानकारी नहीं होगी और ना ही हम आगे जाकर ऐसी कुछ चीज़ों को बना पाएंगे जैसे ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है या सिलिकॉन चिप है, सिलिकॉन वेफर होता है, जो कि हमारे उपकरणों में, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ठोस अवस्थाओं के सामान्य अभिलक्षण, कि ठोस अवस्थाओं को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक ठोस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है ठोस का स्ट्रक्चर। ठीक, अब सबसे पहले कि इसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो निश्चित आकार यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये एक घन के आकार का है और इसका आयतन भी कुछ एक निश्चित आयतन है। दूसरा है प्रकृति में असंपीड्य। अब हम इसको कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश करें यहाँ से और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, तो ये बहुत कम कंप्रेस होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम किसी लकड़ी को कंप्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रकृति में क्या है? असंपीड्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम घटक कणों के बीच स्थान न्यूनतम। तो घटक कण क्या है? ये अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? ये जो घटक कण है तो इनके बीच क्या है? दूरी बहुत कम है। यहाँ पर अगर हम दो कणों के बीच देखें तो बहुत ही कम दूरी हमें नज़र आती है, या ना के बराबर। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम प्रबल अंतराणुक बल। तो
अणुओं के बीच जो है अगर दूरी बहुत कम है तो क्या होगा, बल बहुत ज़्यादा लगेगा, इनके बीच क्या होगा, अंतराणु बल बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक की। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने ये देख लिया कि घटक कणों के बीच स्थान न्यूनतम होता है, प्रबल अंतराणु बल होता है, और उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। कोई भी ठोस होता है उसका एक निश्चित तापमान होता है कि ये इस तापमान पे पिघलेगा या इस तापमान पे ये क्या होगा, ये जमने लगेगा। अगर हम पानी की ही बात करें, पानी तो चलिए क्या है, लिक्विड है, बट अगर हम बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ का एक निश्चित तापमान होगा जिसमें वो पिघलेगा। बर्फ़ क्या है, सॉलिड है। ठीक है, इसके बाद अब आगे हम बात करेंगे उच्च घनत्व। तो इनकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। ठोसों की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। जिस पदार्थ में हमें ये सारे गुण देखने को मिलते हैं, क्या क्या, एक तो निश्चित आकार और आयतन, प्रकृति में असंपीड्य, घटक कणों के बीच न्यूनतम स्थान, प्रबल अंतराणु बल, उच्च गलनांक और क्वथनांक और उच्च घनत्व देखने को मिलता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ठोस कहलाता है, यानी कि सॉलिड कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोस क्या है, अभी हमने देख लिया कि ठोसों के सामान्य अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि ठोस क्या है। तो ठोस, सॉलिड। तो ठोस क्या होते हैं, ज्यामिति के आधार पर, किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा उदाहरण है हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस का एक अच्छा उदाहरण क्या है, हीरा। अभी इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों का एक अच्छा उदाहरण है कांच या शीशे, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो कांच है ये क्या है, एक अच्छा उदाहरण है अमॉर्फस सॉलिड का, यानी कि ग्लास इज अ एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, ठोसों के प्रकार है, किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे और चर्चा करते हैं। तो अब इनके अंतर से हम पता करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और इनके बारे में और भी बातें जानेंगे। तो पहला क्या है, घटक कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। घटक कणों के बारे में मैंने बता दिया कि घटक कण क्या है, जिनसे पदार्थ का निर्माण हुआ है। और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, घटक कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो घटक कण नियमित रूप से व्यवस्थित है और अक्रिस्टलीय ठोसों में अनियमित रूप से। अभी इसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि कह रहा है घटक कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक निश्चित पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक निश्चित पैटर्न में घटक कण व्यवस्थित है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कोई भी पैटर्न हमें नज़र नहीं आता। इसलिए घटक कण कहीं पर भी व्यवस्थित हो सकते हैं, यहाँ, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इनका कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता, होता भी है तो वो कुछ कहीं पर ही होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इतना के लिए क्या है, ये घटक कण नियमित है, फिर यहाँ से अनियमित हो गए। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, जो घटक कण है अक्रिस्टलीय ठोसों के, वो कहीं पर भी व्यवस्थित होते हैं। अब एक एग्जांपल मान लेते हैं, अगर हम किसी क्लास में बैठे हैं और क्लास चल रही है, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे, तो वो जो वहाँ पर जो हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि वहाँ पर हम स्टूडेंट क्या होते हैं, एक अगर स्टूडेंट को एक घटक कण मान लिया जाए तो क्या होंगे, वो एकदम रो में बैठे हैं, कॉलमों में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो घटक कण एक क्रिस्टलीय ठोसों का निरूपण करेंगे। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होगा, अगर हमारे पास छुट्टी का टाइम है और सभी बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, तो तब वो क्या बनाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण बनाएंगे। इसके बाद अगला हम बात करते हैं कि ये ठोस, इनको हम वास्तविक ठोस कह सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में होते हैं, जबकि ये अतिशीतित द्रव अथवा छद्म ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। वास्तविक ठोस कहने का मतलब यह है कि ये ठोसों की सारी प्रकार की, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, ये ठोसों की सभी प्रकार की जो शर्तें हैं उनको पूरा करते हैं। शर्तें, या यूँ कहें कि ये असंपीड्य होते हैं प्रकृति में, ये क्या होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, तो ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव अथवा छद्म ठोस, ये आंशिक रूप से ठोस कहलाते हैं। होते तो ये भी हैं, लेकिन अगर हम कोई रबड़ है, तो रबड़ क्या है, यह रबड़ का टायर है, अगर हम उसको एक तरफ जलाते हैं तो वो खाली उसी तरफ जलेगा, दूसरी तरफ वो उतना ही हार्ड रहेगा। तो अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक जो है वो क्या होता है,
अलग अलग होता है, ठीक है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तापमान पर पिघलना शुरू करते हैं, तो इनको हम वास्तविक ठोस कह सकते हैं, जबकि ये अतिशीतित द्रव या छद्म ठोस कहलाते हैं। अगर हम देखें तो जो कांच होता है वो भी गुरुत्व के नियम का पालन करता है। तो कांच, कोई पुराना कांच होगा, खिड़कियों का कांच, तो वो धीरे धीरे नीचे से मोटा होता है और ऊपर पतला होता जाता है, यानी कि जो कांच में होता है वो द्रव के प्रवाह का गुण रखता है। कौन? कांच, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम क्रिस्टलीय ठोस। इनको काटने पर इनकी सतह मुलायम रहती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस, इनको काटने पर इनकी सतह खुरदुरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं चाकू से या किसी चीज़ से, तो उनकी जो सतह है वो एकदम मुलायम रहती है। यहाँ पर भी क्या है, ये सतह क्या है, एकदम मुलायम है और ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। जबकि वहीं अगर हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, जब हमने इसको काटा, इस एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, अगर हमने इसको काटा तो यहाँ पर देखिए सतह कैसे खुरदुरी हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में प्राय ऐसा ही देखने को मिलता है कि अगर कोई ठोस है उसे हम काटते हैं और सतह खुरदुरी दिख जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इसके बाद बात आती है, ये प्रकृति में विषमदैशिक होते हैं और ये प्रकृति में समदैशिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका जो, अगर हम ये एक कोई घटक पदार्थ है और उसके ये घटक कण हैं, मान लीजिए कि ये जो स्काई ब्लू वाला ये जो घटक कण है और यहाँ पर क्या है, ये ब्लू वाले हैं। तो अगर हम पॉइंट ए से बी में जाते हैं तो उसकी बाईं तरफ क्या है, एकदम ब्लू वाले घटक कण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर स्काई ब्लू वाले घटक कण नज़र आ रहे हैं। और अगर हम सी से डी तक जाते हैं तो वहीं हमको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि पहले स्काई ब्लू है और फिर ब्लू है। तो यहाँ पर ये प्रकृति में विषमदैशिक होते हैं, मतलब कि अलग अलग दिशाओं में इनके भौतिक गुणों का मान अलग अलग होता है, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनिए कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो होता है कि भौतिक गुणों का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, इसलिए हम इन्हें प्रकृति में विषमदैशिक कहते हैं कि ये क्या होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जबकि वहीं अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर जो भौतिक गुणों का मान होता है वो निश्चित होता है हर जगह। अगर हम पॉइंट ए से बी में जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घटक कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती। इसलिए घटक कणों की व्यवस्था निश्चित न होने के कारण इनका जो भौतिक गुणों के मान हैं अलग अलग दिशाओं में, अगर हम ए से बी में जाएं या सी से डी में जाएं तो इनके भौतिक गुणों का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए ये प्रकृति में कैसे होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का आकार क्या होता है। एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, मतलब कि ये कोई एक निश्चित पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है, डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित आकृति होती है, मतलब जो घटक कण होते हैं वो उनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। गलनांक इनका बहुत ज़्यादा होता है और एक पर्टिकुलर गलनांक होता है, पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि ज़्यादा तो होता है लेकिन निश्चित गलनांक होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, अनिश्चित गलनांक होता है, ठीक है, मतलब कि गलनांक ज़्यादा होता है, वो अलग अलग डिफाइन होता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। विदलन का मतलब क्या है, अगर हम किसी ठोस को काटते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमने अभी देखा कि इसमें तो सतह मुलायम रहती है, यानी कि कटाव कैसा होता है, नियमित होता है। जबकि इसमें अनियमित कटाव रहता है, यानी कि जो उसकी सतह है वो कैसी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। गलन ऊष्मा क्या है कि गलता कैसे है, तो इसमें क्या होता है, निश्चित और लाक्षणिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसकी गलन ऊष्मा कैसी होती है, निश्चित होती है, और इसकी कैसी होती है, अनिश्चित होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की। इसकी दैशिकता मतलब कि इसके अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों के मान कैसे होते हैं, तो इसमें विषम दैशिकता होती है, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक होता है। ये कहने का मतलब ये है, समदैशिक का मतलब कि भौतिक गुणों का मान अलग अलग दिशा में क्या होता है, समान ही रहता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, शुद्ध और वास्तविक ठोस कि मतलब अगर कोई पर्टिकुलर ठोस है, वास्तविक ठोस कि उसकी क्या क्या शर्तें हैं, तो जो पदार्थ उन शर्तों को पूरा करेगा उसको हम शुद्ध और वास्तविक ठोस कहेंगे, और जो नहीं करेगा वो अतिशीतलित द्रव या छद्म ठोस कहलाएगा। इनकी ज्यामितीय व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घपरासी, मतलब कि ये बहुत ही निश्चित पैटर्न तो फॉलो करते हैं लेकिन बहुत ही लंबा पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हम यहाँ पर इन कणों को बनाते जाएं तो ये ऐसे ही निश्चित पैटर्न बनाते जाएंगे, ठीक है। इनकी परास का मतलब क्या है, ये कितनी दूर तक बना सकते हैं। तो इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, मतलब कि ये एक ही पैटर्न में डटे रहते हैं और ये अपना पैटर्न नहीं बदलते। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है, मतलब कि ये थोड़ी देर तो पैटर्न फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद घटक कणों की अनियमित व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। ये तो था ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में भी अंतर को देख लिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में।
तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा होता है धात्विक ठोस यानी कि मेटेलिक सॉलिड, और चौथा होता है सहसंयोजी ठोस यानी कि कोवेलेंट सॉलिड। जबकि यहाँ पर आणविक ठोस के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोस। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर घटक कण क्या होते हैं, आयन के रूप में होते हैं, यानी कि इनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आयन जिस पदार्थ का निर्माण करेंगे वो आयनिक ठोस कहलाएंगे। दूसरा होता है आणविक ठोस, जहाँ पर अणु किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं वो आणविक ठोस कहलाते हैं। अब क्या होते हैं, अणु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय होते हैं, एक अध्रुवीय होते हैं। तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, जब जो ध्रुवीय अणु होंगे वो जब किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। अध्रुवीय अणु क्या होंगे, जब वो किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे तब अध्रुवीय आणविक ठोस। और जो अणु हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े होंगे, जब वो किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोस। इसके बाद धात्विक ठोस, अगर कोई धातु है और वो किसी पदार्थ का निर्माण करती है तब वो क्या कहलाएगा, धात्विक ठोस। और सहसंयोजी ठोस, अगर कोई तत्व आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है और वो किसी पदार्थ का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजी ठोस। अब इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड की चर्चा करेंगे। तो इनमें बंधन बल क्या है, आयनिक बंध है। तो बंधन बल का मतलब क्या है कि अगर कोई ये 2 घटक कण हैं तो इनके बीच जो बंध होगा वो कैसा होता है, आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध होगा तो वो क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस। इनके गुणधर्म देख लेते हैं कि कठोर और भंगुर होते हैं। कि कठोर तो होते हैं लेकिन इनको हथौड़े से मारने पर या किसी भी चीज़ से तोड़ने पर जल्दी टूट जाता है। भंगुर का मतलब क्या होता है, जल्दी टूट जाते हैं। इसके बाद उच्च गलनांक, ये बहुत ज़्यादा इनका गलनांक होता है और ये बहुत जल्दी पिघलते नहीं हैं। इसके बाद है ठोस अवस्था में विद्युत और ऊष्मा का दुर्बल चालक। तो जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब कि न तो इनमें विद्युत का चालन होता है और ना ही ऊष्मा का चालन होता है। लेकिन जब ये गलित अवस्था में होते हैं, एक हो गई ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में तो ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें किसमें, आयनिक ठोसों में, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, NaCl, KCl, CSCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। तो ये क्या होते हैं, जो साधारण नमक होता है हमारे घर में यानी कि NaCl, वो भी क्या है, एक आयनिक ठोस होता है, क्योंकि यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। तो ये क्या है, Na का एक आयन है, सोडियम का आयन, और ये क्लोरीन का आयन है। तो जब ये दोनों एक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस। और आपस में ये किससे जुड़े रहते हैं, आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आणविक ठोस की यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसमें पहला प्रकार जो है वो है ध्रुवीय आणविक ठोस, और इनके बीच में बंधन बल कौन सा है, ध्रुवीय बल, यानी कि ध्रुव के द्वारा जो इनके आपस में ये ध्रुवीय जो आणविक ठोस है इनके बीच में बंधन बल कौन सा है, ध्रुवीय बंधन बल। उसके बाद गुणधर्म की बात करते हैं तो ये मुलायम होते हैं, इनका मध्यम गलनांक होता है, मतलब कि ना तो इनका गलनांक कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद ठोस अवस्था में विद्युत और ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। ये भी ठोस अवस्था में विद्युत और ऊष्मा के कैसे चालक होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं। उदाहरण की बात करें तो ठोस अमोनिया और ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ठोस अमोनिया मतलब कि ये कोई क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है। अगर इसके घटक कण होंगे तो वो ध्रुवीय बल द्वारा जुड़े हुए होंगे, और यहाँ पर इसके उदाहरण क्या क्या हैं, ठोस अमोनिया और ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगला बात करेंगे हम आणविक ठोस की ही, लेकिन इसमें प्रकार बदल जाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। बंधन बल होता है इसमें दुर्बल, लंडन बल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुणधर्मों की, मुलायम होते हैं, ये भी मुलायम होते हैं, इनका निम्न गलनांक होता है, ये बहुत जल्दी कम तापमान में ही पिघल जाते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत और ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं, मतलब ये भी ऊष्मा के और विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होते हैं हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है और आयोडीन, मतलब कि इनके आपस में अणु क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, जो कि आपस में दुर्बल वंडर वॉल्स बल या लंडन बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। मुलायम तो होते हैं, निम्न गलनांक होते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, और ठोस अवस्था में विद्युत और ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। अगला बात करेंगे आणविक ठोस की ही, लेकिन इसमें प्रकार होगा हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोस, मतलब कि जिसमें जो पदार्थ है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ होगा,
हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। गुणधर्मों की बात करेंगे, वाष्पशील होते हैं, मतलब कि इनमें वाष्पन की क्षमता होती है। निम्न से मध्यम गलनांक होता है, कम भी हो सकता है और मध्यम भी हो सकता है, लेकिन अधिक तो बिल्कुल नहीं होता। फिर बात करेंगे हम विद्युत और ऊष्मा के दुर्बल चालक। ये भी विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आइस, यानी कि जो उदाहरण है हमारे पास बर्फ़ का या पानी का, तो वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए होते हैं। उनके घटक कण क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोस कहलाते हैं। और आणविक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर H2O के अणु मिले हुए होंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोस। वाष्पशील होते हैं, निम्न से मध्यम गलनांक होता है, विद्युत और ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। अगला बात करेंगे धात्विक ठोस, यानी कि मेटेलिक सॉलिड। बंधन बल होता है इनमें, ये धात्विक बल से जुड़े हुए होते हैं, धात्विक बल से जुड़े हुए होते हैं। गुणधर्मों की बात करेंगे, प्राय मृदु और कठोर होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं, साथ ही कठोर होते हैं। उच्चतम गलनांक, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही उच्च गलनांक होता है। ऊष्मा और विद्युत के उच्च व अच्छे चालक, मतलब कि बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उदाहरण की बात करें, सोना, लोहा, जिंक। यहाँ पर ये उदाहरण की बात करेंगे, अगर हम सोना है हमारे पास तो वो क्या कहलाएगा, धात्विक ठोस, और उसके अणु किससे जुड़े होंगे, धात्विक बल से। तो सोना क्या होता है, प्राय मृदु होता है, मतलब मुलायम होता है और कठोर भी होता है। उच्च गलनांक के, बहुत जल्दी पिघलते नहीं है। और हम तो जानते हैं कि चांदी क्या होता है। अगर हम सिल्वर की बात करें Ag, तो सिल्वर क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। या अगर हम कॉपर की बात करें तो वो भी अच्छा चालक है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या होगा, जितने सोना है, लोहा है, जिंक है, मतलब जितनी भी धातुएं हैं वो एक अच्छी धात्विक ठोस होती हैं। अगला बात करेंगे हम सहसंयोजक ठोस, यानी कि कोवेलेंट और नेटवर्क लाइक ठोस। तो इनमें बंधन बल होता है, वो सहसंयोजक बल होता है। गुणधर्मों की बात करें तो मुलायम होते हैं, साथ ही कठोर होते हैं। इनका भी उच्च गलनांक होता है। ऊष्मा और विद्युत के दुर्बल चालक। अब एक यहाँ पर अपवाद आता है कि हीरा तो ऊष्मा का, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि जो सहसंयोजी ठोस होते हैं उनका बंधन बल सहसंयोजक बल होता है। गुणधर्मों की बात करें तो मुलायम होते हैं और कठोर भी होते हैं। उच्च गलनांक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता चाहिए इनको गलाने के लिए। ऊष्मा और विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आता है कि ये क्या है, ग्रेफाइट है और ये हीरे का स्ट्रक्चर है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ये हीरे का। तो यहाँ पर अपवाद यह है कि हीरा जो है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालन करता है और ग्रेफाइट विद्युत का बहुत अच्छा चालन करता है। तो बस यहाँ पर केवल एक अपवाद है कि हीरा तो अच्छा चालक है ऊष्मा का, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है, जबकि सहसंयोजी जो ठोस होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। तो ये अपवाद हमें याद रखना है। उदाहरण क्या है, हीरा, ग्रेफाइट और जितने भी सहसंयोजी बल द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक, उसके बारे में बहुत सारी और आगे बातें करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।